नमस्कार। तो चलिए आज एक जबरदस्त सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें 4000 साल के इतिहास में ले जाएगा और उन महान साम्राज्यों से मिलाएगा जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को वो शक्ल दी है जो आज हम देखते हैं। इस सफर में हम 6 बड़े पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले 4000 साल की इस यात्रा की एक झलक देखेंगे, फिर चलेंगे प्राचीन काल में, उसके बाद आएगा भारत का सुनहरा दौर, फिर मध्यकालीन भारत की रंग-बिरंगी तस्वीर, फिर हम देखेंगे कि कैसे आधुनिक भारत बना और आखिर में समझेंगे कि इन सभी साम्राज्यों ने हमारे लिए क्या विरासत छोड़ी है। भारत के इतिहास को ना आप एक रिले रेस की तरह सोच सकते हैं। इसमें हर साम्राज्य एक मशाल लेकर दौड़ता है और फिर अगले को थमा देता है, और इसी दौड़ ने मिलकर उस भारत को बनाया है जिसे हम आज जानते हैं। तो चलिए इस दौड़ को शुरू से देखते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है बिल्कुल प्राचीन काल से, जब दुनिया की शुरुआती और सबसे एडवांस्ड शहरी सभ्यताओं में से एक ने इस जमीन पर अपनी नींव रखी। देखिए, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये एक पूरी कहानी है कि कैसे सब कुछ बदला। लगभग 3000 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी की जबरदस्त शहरी सभ्यता से ये कहानी शुरू होती है। फिर 1500 ईसा पूर्व के आसपास आता है वैदिक युग, जहां समाज और आध्यात्म का विकास होता है। और फिर 600 ईसा पूर्व तक गंगा किनारे बड़े बड़े राज्य बनने लगते हैं। और यही सब मिलकर 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के लिए एक मंच तैयार करते हैं, जिसने पहली बार भारत को एक किया। सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब इसकी सोफिस्टिकेशन देखकर तो दिमाग ही घूम जाता है। जरा सोचिए, आज से 5000 साल पहले उनके पास इतनी बढ़िया शहरी प्लानिंग थी, पक्की ईंटों के घर थे और ऐसा ड्रेनेज सिस्टम था जो आज के शहरों को भी टक्कर दे सकता है। वो मेटलर्जी में भी उस्ताद थे और पहियों वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करने वाली दुनिया की पहली सभ्यताओं में से एक थे। कमाल है ना? और फिर आते हैं मौर्य, जिन्होंने वो कर दिखाया जो उस वक्त तक लगभग नामुमकिन लगता था। चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान सम्राटों के दौर में उन्होंने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग पूरे हिस्से को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया, एक विशाल और मजबूत साम्राज्य। मौर्यों ने जो नींव रखी थी ना, उस पर अब भारत के इतिहास का एक नया और शायद सबसे सुनहरा पन्ना लिखा जाने वाला था। एक ऐसा दौर जहां शांति थी, खुशहाली थी और ज्ञान विज्ञान अपने शिखर पर था। हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज भी कहते हैं। अब इसे ये नाम मिला क्यों? क्योंकि उस दौर में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि का ऐसा माहौल था कि साइंस, लिटरेचर और आर्ट में ऐसी ऐसी चीजें हुई जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। इस जमाने की जो इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स थी वो तो कमाल की थीं। गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट दिया, जिसने पूरी दुनिया में मैथ्स को बदल दिया। उन्होंने ये भी बताया कि धरती अपनी धुरी पर घूमती है। साहित्य में कालिदास ने संस्कृत नाटकों को एक नई ही ऊंचाई दी। और दिल्ली का लौह स्तंभ, जो 1600 साल बाद भी बिना जंग के खड़ा है, वो उनकी मेटलर्जी स्किल का जीता जागता सबूत है। तभी तो उनके एक महान विजेता समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तक कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य के बाद भारत एक नए दौर में कदम रखता है, मध्यकाल का दौर। ये एक ऐसा समय था जब पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शक्तिशाली साम्राज्यों का एक रंगीन और पेचीदा ताना बाना बुना जा रहा था। और इस दौर में ना भारत की विविधता और भी खुलकर सामने आती है। अब देखिए, उत्तर में दिल्ली सल्तनत ने एक मजबूत शासन कायम किया, जिसने आर्किटेक्चर और कल्चर का एक नया स्टाइल पेश किया। और वहीं दूसरी तरफ दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य हिंदू कला और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा, जो हम्पी जैसे शानदार शहरों के लिए आज भी मशहूर है। और फिर एंट्री होती है मुगलों की, एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारत पर एक बहुत ही गहरी छाप छोड़ी। बाबर ने इसकी नींव रखी, पर अकबर ने अपनी जीत और धार्मिक सहिष्णुता की नीति से इसे सच में महान बनाया। उनके बेटे जहांगीर कला के बड़े शौकीन थे, तो वहीं शाहजहां ने दुनिया को ताजमहल जैसा तोहफा दिया। औरंगजेब के समय में साम्राज्य सबसे ज्यादा फैला, लेकिन उनकी नीतियों ने ही कहीं ना कहीं इसके पतन की कहानी भी लिख दी। तो मुगलों का असर सिर्फ कुछ सालों का नहीं था, वो बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला था। सदियों तक उन्होंने भारतीय कला, संस्कृति और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इस तरह प्रभावित किया कि उनकी छाप आज भी हमें हर जगह दिख जाती है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां बहुत उथल-पुथल है। पुराने साम्राज्य बिखर रहे हैं, नई ताकतें सिर उठा रही हैं, और यही वो दौर है जो आधुनिक भारत की नींव रखेगा।
ये स्लाइड दिखाती है कि सत्ता का खेल कितनी तेजी से बदला। 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। इस खालीपन को मराठों जैसी ताकतों ने भरा, जो 18वीं सदी के मध्य तक अपने चरम पर थे। लेकिन फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरी। और आखिरकार 1857 के विद्रोह ने मुगल शासन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और भारत पर सीधा ब्रिटिश राज शुरू हो गया। इसी उथल पुथल के दौर में जब मुगल कमजोर पड़ रहे थे और अंग्रेज अपनी पकड़ बना रहे थे, तब मराठा साम्राज्य जैसी भारतीय शक्ति ताकतें भी थीं। और इसी दौर में हमें अहिल्याबाई होलकर जैसी असाधारण शासक भी मिलती हैं, जिन्हें एक ब्रिटिश इतिहासकार ने उनकी समझदारी और अच्छे शासन के लिए द फिलोसोफर क्वीन यानी दार्शनिक रानी का खिताब दिया था। 1857 का विद्रोह, ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में हुए इस विद्रोह ने सदियों पुराने मुगल राज का अंत कर दिया और सीधे ब्रिटिश हुकूमत की शुरुआत की, जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। तो अब हम अपने इस लंबे सफर के आखिर में आ पहुंचे हैं। चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन हजारों सालों के साम्राज्यों ने हमें विरासत में क्या दिया है, आज के भारत पर उनका क्या असर है। तो सवाल यही है कि 4000 साल के साम्राज्यों की ये विरासत, ये लेगेसी आखिर है क्या? इसका जवाब बहुत बड़ा और गहरा है। ये विरासत है अलग अलग संस्कृतियों, धर्मों और परंपराओं के एक खूबसूरत मेल की। ताजमहल से लेकर पुराने मंदिरों तक ये शानदार इमारतें आज भी अपनी कहानी कहती हैं। गणित और विज्ञान में हमारी वो उपलब्धियां हैं जिन्होंने दुनिया को एक नई राह दिखाई। हमारे पास वो प्रशासनिक सिस्टम है जिन्होंने बाद की सरकारों को भी प्रभावित किया। और इन सबसे ऊपर एक गहरा, पेचीदा इतिहास है जिसने हमारी एक अनोखी पहचान बनाई है। तो आखिर में भारत की कहानी एक ऐसी कहानी है जो लगातार चलती भी है और बदलती भी है। ये एक ऐसी जगह है जहां अतीत कभी गुजरता नहीं, वो हमेशा हमारे आज में जिंदा रहता है। इन सभी साम्राज्यों की गूंज आज भी हमारे चारों ओर सुनाई देती है।